Good morning. Let's start with today's lecture. See, कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था वो जो मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। यदि आपको कोई क्वेश्चन है, आपने देखा है तो आप पूछ सकते हैं। दैट इज कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर। ठीक है, इट्स अ वेरी इजी थिंग। आप मार्केट में बेसिकली रेजिस्टेंस बाय करने जाते हैं तो दे आर लाइक वेरी स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे एकदम टाइनी पीसेस होते हैं और उस पे कलरफुल लाइंस बने हुए होते हैं। ठीक है, वो कलरफुल लाइंस जो होते हैं वो हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू बताते हैं कि उस रेजिस्टेंस का क्या वैल्यू होगा। लेकिन वो पता करने के लिए आपको क्या है, एक टेबल याद रखना है। ठीक है, सो मैंने वो टेबल भी दिया था, तो वो आपको याद रखना है। सो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू कलर कोडिंग ऑफ रजिस्टर, यू कैन आस्क नाउ। फाइन। सो इफ यू विल नॉट आस्क देन आई विल गिव यू अ क्वेश्चन। मैं एक क्वेश्चन दूंगा और आप उसका आंसर देंगे कि लेट्स से देयर इज अ रजिस्टर और उस पे 5 लाइन है। दिस इज सिल्वर कलर, दिस इज वायलेट, दिस इज ब्लू, let's say this is red, and the last line is yellow color. So you will tell me what is the resistance, value of resistance of this resistor. 762 into 10 to the power 4 plus minus 10. Okay, and uh, plus minus 10. Yes. Yes, very good. So basically यहाँ पे टोटल 5 लाइन है। देर आर 5 लाइन्स हेयर। संस्कृति, आपने सॉल्व किया इसका? No, sir, just a minute. हाँ। Seven 62 into 10 to the power 4, 0.1%. 0.1. Plus minus 0. So silver is 10%, I guess. Uh, yes, 0.1, yes, sorry. 0.1 is violet. Yes, sir. So basically यहाँ बीच में 5 लाइन के बीच में स्पेस है। सो हम क्या करते हैं, इधर से इधर मूव करेंगे। इसी की जगह पे यदि हमारे पास एक रेजिस्टर इस तरह से रहता
कि यहाँ पे एक लाइन रहता है और इधर की तरफ 3 लाइन पास पास रहते, तो हम इधर से राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते। ओके, तो यहाँ पे ये पहला डिजिट हो जाएगा, ये दूसरा डिजिट हो जाएगा, ये तीसरा डिजिट हो जाएगा, और ये लास्ट वाला जो होगा इसे हम मल्टीप्लायर कहते हैं और इसे हम टॉलरेंस कहते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिजिट, फर्स्ट इज वायलेट, वायलेट इज व्हाट 7, सेकेंड इज ब्लू, ब्लू इज व्हाट उसके जस्ट ऊपर ही है 6, और उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड रेड है, तो रेड क्या हो जाएगा, रेड का वैल्यू 2 है 762। उसके बाद मल्टीप्लायर आता है, मल्टीप्लायर का कलर इज येलो, सो येलो इज मल्टीप्लायर दैट इज 10 टू द पावर 4, और हमें पता है कि टॉलरेंस जो है सिल्वर गोल्ड का 5% और सिल्वर का 10% होता है, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस 10% लिख देंगे एंड दैट विल बी द रेजिस्टेंस। सो आई होप ये सब आप लोगों को पता समझ में आ गया है कैसे रेजिस्टेंस निकालें। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके बाद हम लोगों ने ईएमएफ क्वेश्चन लिखते हैं, ईएमएफ ऑफ सेल डिस्कस किया था, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल, आई होप आपके समझ में आया होगा ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। बेसिकली किसी भी सर्किट में, किसी भी सर्किट में जो बैटरी होता है और जो एक्सटर्नल सर्किट होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। बैटरी में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बेसिकली वो इस तरफ होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट वही जो एक्सटर्नल फील्ड होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से होता है। सो एक इलेक्ट्रॉन का मोशन, बेसिकली यदि हम एक्सटर्नल फील्ड में यदि एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं, तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, लेकिन बैटरी के अंदर इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो इसका फोर्स इधर की तरफ लगता है। तो बेसिकली बैटरी को हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, काइनेटिक एनर्जी, ताकि वो प्लेट के पॉजिटिव प्लेट से प्लेट बैटरी के नेगेटिव प्लेट तक पहुंच सके। तो ये जो एनर्जी सप्लाई करते हैं, यदि ये टोटल एनर्जी W सप्लाई कर रहे हैं और ये Q चार्ज को सप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू आएगा दैट विल बी कॉल्ड एज ईएमएफ, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी मैंने वीडियो में समझा दिया था डिटेल में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कॉन्सेप्ट जिसका वीडियो मैंने पोस्ट नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड एज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सेल्स का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये क्या होता है, तो सबसे पहले सीरीज का बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सपोज हमारे पास बैटरी है लाइक दिस, देयर इज अ बैटरी, internal resistance R1 E1, there's another battery, let's call this as R2 E2, इस तरह से है। और हमें बताना है एक सिंगल बैटरी, और ये कनेक्टेड है एक्सटर्नल रेजिस्टर R से, हमें बताना है इसकी जगह पे एक सिंगल बैटरी जिसका रेजिस्टेंस E इक्विवेलेंट हो और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट हो, सच दैट जब हम सेम रेजिस्टर से कनेक्ट करें R तो सेम करंट सर्किट में फ्लो कर रहा हो I, जो करंट इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला। तो ये कैसे हम पता करेंगे, तो इसको पता करने के लिए हम किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे इस सर्किट में। किरचॉफ्स लॉ का यूज करेंगे, लेट्स से हम एक पॉइंट चूज करते हैं सर्किट में, ए पॉइंट से मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता हूँ, सो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। तो पहला बैटरी पे मैं पॉजिटिव से नेगेटिव जाऊंगा तो -E1 हो जाएगा, प्लस करंट जो है करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ तो +IR1 हो जाएगा, फिर +IR2 हो जाएगा और +E2 हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट में ये यहाँ पे जो होगा +IR हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मैं यहाँ पे किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं E1 माइनस E2 इज इक्वल टू IR1 प्लस R2 प्लस R। सो बेसिकली I जो होगा वो हो जाएगा E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R हो जाएगा, दिस लाइक दिस। तो बेसिकली यदि अब हम सेकेंड वाला डायग्राम देखें, ये तो फर्स्ट वाले डायग्राम से किए,
सेकेंड वाला डायग्राम देखें तो सेकेंड वाले डायग्राम से हम I को डायरेक्टली लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट, इफ यू सी दिस इज E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट प्लस R, इस तरह से लिख सकते हैं। तो फर्स्ट वाले डायग्राम से I आ रहा है E1 माइनस E2 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R, और सेकेंड वाले डायग्राम से I आ रहा है E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट प्लस R। तो यदि मैं इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करूं, 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2, यदि मैं इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पे कंपेयर करूं तो मेरे पास E इक्विवेलेंट क्या आएगा, E इक्विवेलेंट आएगा E1 माइनस E2, ठीक है। और हमारे पास R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या आएगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू आएगा R1 प्लस R2। सो बेसिकली मैं इन दो बैटरी के जगह पे, इन दो सेल के जगह पे एक सिंगल सेल ले सकता हूं जिसका वैल्यू हो E1 माइनस E2 और उस सेल का रेजिस्टेंस हो R1 प्लस R2। ये समझ में आया आप लोगों के? एनी प्रॉब्लम इन दिस? संस्कृति? No, sir. समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो संस्कृति आप बताएंगे ये क्वेश्चन। सपोज मेरे पास दो सेल है, R1 E1 R2 E2, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे इक्विवेलेंट? हाँ बोलिए। सर एक बार ऊपर हो गया सर। हाँ क्या होगा बताइए। R equivalent will be R1 plus R2 and E equivalent will be E1 minus E2. E1 माइनस E2, बहुत ही गलत जवाब आपका है, ठीक है। देखिए आपने ऊपर वाला देखा और ऊपर वाला आंसर बता दिया, तो ऊपर वाले में बैटरी का पोलैरिटी देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और नीचे वाले में देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, फर्क है यहाँ पे। तो ये वाला जो किरचॉफ्स लॉ यहाँ पे लगा रहे हैं, इसमें क्या था, प्लस माइनस और माइनस प्लस, इसके कारण एक माइनस E1 आया और दूसरा प्लस E2 आया। लेकिन जब यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ लगाइएगा तो दोनों में साइन सेम होगा, तो यहाँ पे ये E1 प्लस E2 आ जाएगा, ठीक है। तो याद रखिए EMF यदि पोलैरिटी सेम होता है इस तरह से कि प्लस के माइनस है फिर उसके बाद प्लस और माइनस है, पोलैरिटी क्या है, सेम है दोनों का, प्लस माइनस, प्लस हमेशा दोनों बैटरी दोनों सेल का जो है वो लेफ्ट की तरफ है, माइनस राइट की तरफ है, तो हम कहते हैं सेम पोलैरिटी है। तो इस केस में EMF जो होगा वो E1 प्लस E2 हो जाएगा E इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 हो जाएगा। अब यदि पोलैरिटी ऑपोजिट है, पोलैरिटी ऑपोजिट है लाइक इस तरह से, इस तरह से यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये E1 है ये E2 है, तो यहाँ पे E इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो E1 माइनस E2 मॉड पुट कर देंगे, ठीक है। और R इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 होगा। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पे कोई फर्क नहीं आता है, देयर इज नो चेंज ऑन द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। जो चेंज आ रहा है वो इक्विवेलेंट EMF के फॉर्मूला पे आ रहा है। ये समझ में आया? संस्कृति समझ में आया आपके? Yes, sir. चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन शक्ति से कर रहा हूं। शक्ति आप बताइए कि यदि हमारे पास दो सेल हैं, ठीक है,
E1 E2, ठीक है, और हमें पता है कि E2 इज ग्रेटर देन E1, EMF ऑफ 2 इज ग्रेटर देन EMF ऑफ 1। तो आपको ये बताना है कि इसका जो इक्विवेलेंट सेल बनाएंगे, इक्विवेलेंट सेल कुछ इस तरह से होगा। दो ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं। एक ऑप्शन है R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट, इसे ऑप्शन ए कह देते हैं। दूसरा ऑप्शन है R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट, इसे ऑप्शन बी कह देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप, ए और बी में से? सर बी। बी ऑप्शन चूज करेंगे। क्यों चूज करेंगे? सर E2 बड़ा है तो वहां से करंट निकलेगा, वेरी राइट? गुड। पोलर। हाँ, सही सही। क्योंकि हमारा यहाँ पे जो नेट ईएमएफ होगा, ई इक्विवेलेंट जो होगा वो होगा मॉड ऑफ E1 माइनस E2। ये मॉड मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये मॉड जब ओपन होगा, ठीक है, तो बेसिकली ये हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ई इक्विवेलेंट हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। तो बेसिकली ई इक्विवेलेंट जो होगा E1 माइनस E2 और E2 माइनस E1 होगा, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे E2 बड़ा है, E2 बड़ा है तो हम E2 माइनस E1 लिखेंगे ई इक्विवेलेंट को। तो जो भी बड़ा होगा वो लिखेंगे, और पोलैरिटी भी जो आएगा वो बड़े वाले का आएगा। सो while finding equivalent resistance, while finding equivalent EMF in series, we put the polarity of larger EMF। जो भी बड़ा EMF होगा उसका पोलैरिटी हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए बड़ा EMF जो है वो E2 है। E2 क्या है, माइनस साइड लेफ्ट के तरफ है और प्लस साइड राइट के तरफ है। तो इसीलिए हम ये वाला बैटरी चूज कर रहे हैं जिसमें माइनस साइड लेफ्ट के तरफ है और प्लस साइड राइट के तरफ है। ये सबके समझ में आया आप लोगों के? इन संस्कृति ये समझ में आया जो अभी मैंने बताया कैसे प्लस और माइनस करना है? Yes, sir. चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं। So there are 4 parts. Solve this. सर ए पार्ट का आंसर 2 वोल्ट। ए पार्ट का 2 वोल्ट। 2 वोल्ट। चलिए एक पार्ट सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद करते हैं। सर बी का 10 ओम्स।
नहीं 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 10 नहीं, आर इक्विवेलेंट मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट पूछा है। R equivalent? ये बस इंटरनल रेजिस्टेंस, स्मॉल आर मैंने रिप्रेजेंट किया, इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा, तो 6 ohms होगा। Current is 1/5 ampere ओके, and D part का आंसर 1/25 ohms। हाँ संस्कृति यू कैन गो। शक्ति आप कर लिए सॉल्व? Yes, sir. तो इक्विवेलेंट तो हम यहाँ पे देख रहे हैं 3 बैटरी है, 2 का पोलैरिटी सेम है, एक ऑपोजिट है। तो जो 2 सेम है इसका 10 वोल्ट हो जा रहा है, जो ऑपोजिट है वो 8 वोल्ट है। तो बेसिकली नेट पोलैरिटी जो हो जाएगा 10 माइनस 8 2 वोल्ट हो जाएगा नेट पोलैरिटी। और ये जो इक्विवेलेंट सर्किट होगा, इक्विवेलेंट सर्किट इस तरह से होगा। So this will be 6 ohms, this will be 2 volt, this will be 4 volt. तो E equivalent R equivalent हमें पता चल गया, सॉरी 4 ohms, वोल्ट लिख दिया, ohms। करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हो जाएगा I करंट, सो I विल बी सिंपली 2 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 + 4 10 हो जाएगा। तो दिस इज 1/5 एम्पियर। तो सी पार्ट हो गया। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टर, इसका वैल्यू पता करना है। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टर लगाया है ये 4 ओम्स दिया है, लेकिन अब मुझे ऐसा रेजिस्टर लगाना है ताकि पावर जनरेटेड नीड्स टू बी मैक्सिमम इन रेजिस्टर, रेजिस्टर में पावर जनरेशन मैक्सिमम हो जाए। तो बेसिकली पावर जनरेशन के लिए क्या कंडीशन होता है, रेजिस्टर में यदि हीट जनरेशन मैक्सिमम हो तो मैक्सिमम पावर जनरेशन थ्योरम क्या कहता है, आर इज इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस हैज टू बी इक्वल टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 6 ओम्स है। तो आंसर जो होगा R इज इक्वल टू 6 ओम्स हो जाएगा। समझ में आया ये? Yes, sir. एनी क्वेश्चन चिन्मय? No sir। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। देखिए अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स कैसे पता करते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे ये ट्रिकी पार्ट है। सपोज कीजिए कि हमारे पास 2 सेल हैं, एक सेल है जिसका इस तरह से है, दिस लाइक से दिस इज इधर की तरफ बना देते हैं R2 E2। एक और सेल है जो हमारे पास इस तरह से है, लेट्स कॉल दिस एज R1 E1। और हमें इसका एक्सटर्नल कह रहे हैं, इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ पता करना है। हमें पता करना है कि एक सिंगल सेल इसका ईएमएफ क्या होगा और उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो अब देखिए, यदि सपोज मैं 2 पॉइंट यहाँ पे लेता हूँ ए और बी, ठीक है, ए और बी, या तो ए और बी के अक्रॉस, ए और बी एक ऐसा पॉइंट है यदि मैं VAB पता करूं तो वो सेल 1 के क्रॉस भी रेजिस्टेंस होगा, और VAB पता करूं तो ये सेल 2 के क्रॉस भी रेजिस्टेंस कह रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो दोनों सेल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम होगा। तो क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, सपोज मैं इसे करेक्ट कर देता हूँ एक एक्सटर्नल बैटरी से, सम बैटरी से मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, जो इसमें करंट सप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पे करंट आके स्प्लिट हो जाएगा, इसमें एक में करंट चला जाएगा I2, एक में करंट चला जाएगा I1, यहाँ पे करंट हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा करंट। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB है दैट इज VAB, इसे मैं V लिख देता हूँ। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1 से I1, इसे मैं E1 माइनस I1 R1 कर सकता हूँ, या प्लस
भी साइन डाल सकता हूँ। यदि बैटरी, सपोज मैं इस तरह से कर देता हूँ कि ये एक्सटर्नल लगाया और करंट जो है वो उल्टा फ्लो करने लगा, ठीक है, इस तरह से कन्वीनियंस के लिए मैं इधर कर देता हूँ एरो को, कि दोनों बाहर निकल रहे हैं, इसमें जा रहे हैं। दिस विल बी कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड। अब दूसरे सेल का मैं V क्या कर सकता हूँ, इसे मैं कर सकता हूँ E2 माइनस I2R2, ठीक है, दिस इज E2 माइनस I2R2 कर सकते हैं। तो अब दोनों का पोटेंशियल मैंने पता कर लिया, ठीक है, आई हैव फाउंड आउट द पोटेंशियल ऑफ बोथ। आर यू गेटिंग दिस? ये समझ में आ रहा है पोटेंशियल वाला? चिन्मय एंड शक्ति, क्यों नहीं देखेंगे? हाँ, एक्सटर्नल जो तीसरी एक बैटरी लगाए ना एक्सटर्नल, हम उसका क्यों नहीं देखेंगे फिर? वो भी तो पैरेलल में ऐड हो जाएगी। चलिए मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ कि मान लेते हैं 2 पॉइंट्स है, ठीक है, A और B। यदि मेरे पास एक रजिस्टर यहाँ पे है R1 और एक रजिस्टर R2 यहाँ पे है और एक रजिस्टर R3 यहाँ पे है, तो मुझे इन दोनों का इक्विवेलेंट पता करना है, ठीक है। अब है तीनों ही सेम पोटेंशियल पे, लेकिन मुझे इक्विवेलेंट बस इन दोनों का पता करना है, इसीलिए मैं इन दोनों के बारे में बस बात कर रहा हूँ। यस सर, ठीक है तीनों ही सेम पोटेंशियल पे। तो बेसिकली मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि एक एक्सटर्नल बैटरी मैंने लगाया जिससे इस करंट फ्लो करने लगा, तो VE1 माइनस I1 एंड VE2 माइनस I2 R2 हो गया। तो इस वाले इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करके यदि मैं I1 के लिए लिखूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन विल बी E1 माइनस V डिवाइडेड बाय R1। इसी तरह से इस इक्वेशन को I2 के लिए लिखूं तो ये हो जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2 हो जाएगा। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, यहाँ पे यदि मेरे पास करंट आ गया तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, टोटल करंट हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इंटू V इंटू सॉरी इस तरह से लिख देते हैं, इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना होगा। टोटल करंट I1 प्लस I2, सो ये हो जाएगा E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R1 माइनस V बाय R2। यदि इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा। सो आई कैन राइट I1 प्लस I2 की जगह पे टोटल करंट I लिख सकते हैं, ठीक है, और टोटल करंट I लिख देते हैं यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 इंटू V इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस I। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E1 R1 प्लस E2 R2 अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 माइनस I अपॉन 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। ये यहां तक समझ में आया? एनी प्रॉब्लम अप टिल हियर? चिन्मय ये समझ में आया आपके? सर वो R1 R2 बाय R1 प्लस R2 होगा ना, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। I इज इक्वल टू I इज इक्वल टू ये वाला ये समझ में आया? यहाँ पे डायग्राम जो मैंने बनाया ये समझ में आया? यस यस सर। ये वाला स्टेप समझ में आया कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो E1 R1 माइनस E2 R2 होगा। यस सर। तो या इसे हम इस एक्सप्रेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। यस सर। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, E1 माइनस V बाय R1 है, तो ये क्या हो जाएगा E1 R1 माइनस V बाय R1, और हम ये I1 और I2 जो आया दोनों को ऐड कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा E1 R1 प्लस E2 R2 माइनस V R1 प्लस V R2।
ठीक है, तो I1 प्लस I2 की जगह पे हमने क्या रख दिया, I पुट कर दिया है। फिर अब हम क्या कर रहे हैं, VR1 प्लस VR2 को LHS में लेके चले जा रहे हैं और V कॉमन है तो बाहर निकाल ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सप्रेशन, यदि इसे हम RHS में ले आए 1/R1 प्लस 1/R2 को, हमारे पास हो जाएगा E1R1 प्लस E2R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 और माइनस में I अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। यस सर। समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो अब देखिए, यदि हमारे पास इस पूरे के जगह पे, ये जो ब्लू वाले में मैंने डायग्राम बना रखा है, इस पूरे के जगह पे यदि एक सिंगल सेल रहता, तो सिंगल सेल क्या होता है, इसका R इक्विवेलेंट होता और यहाँ पे E इक्विवेलेंट होता, और इसे हमने कनेक्ट कर रखा होता एक एक्सटर्नल में एक बैटरी से, ठीक है, जो बैटरी सम पोटेंशियल इसे सप्लाई कर रहा होता, ठीक है, और सर्किट में कुछ करंट होता है इस तरह से, लेट्स से I करंट है सर्किट में, इस तरह से होता। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में जो हमारे पास, इस सिचुएशन में जो हमारे पास करंट होगा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला है पोटेंशियल के लिए, यहाँ पे भी हम पोटेंशियल के लिए इस करंट से निकाल सकते हैं, I करंट से। तो इधर की तरफ जब हम निकालेंगे इसके लिए, और जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे इसके अक्रॉस व्हाट इज द पोटेंशियल, तो किस तरह से एक्सप्रेशन लिखेंगे, हम एक्सप्रेशन लिखेंगे V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, ये एक्सप्रेशन लिखा जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। तो अब यदि हम यहाँ पे कंपेयर करें इसे, V इक्विवेलेंट या V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि जो R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट होगा, वो जो होगा R इक्विवेलेंट वो हो जाएगा, लेट्स से 1/R इक्विवेलेंट, वो हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, और E इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, दिस E इक्विवेलेंट दैट विल बी E1R1 प्लस E2R2, ये हो जाएगा E इक्विवेलेंट। ये समझ में आया आप लोगों के, ये मैंने कैसे लिखा? Yes, sir. Any problem in this? क्योंकि ये बेसिकली यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, E इक्विवेलेंट माइनस अपॉन 1/R इक्विवेलेंट, तो हम इससे ऊपर से कंपेयर किए हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट विल बी 1/R1 प्लस 1/R2 हो जाएगा यहाँ पे। इज इट फाइन? सबके समझ में आया ये? So this is the formula for equivalent resistance in parallel. Chinmay, any question on this? कुछ जो समझ में नहीं आ रहा हो? No, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पे यदि मैं आपको सिचुएशन दूं शक्ति, आप जवाब देंगे इसका कि हमारे पास दो सेल है इस तरह से, R1 E1 R2 E2, इसके जगह पे एक सिंगल आपको EMF बताना है कि व्हाट विल बी द E इक्विवेलेंट एंड व्हाट विल बी द R इक्विवेलेंट। E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या होगा? शक्ति, आपको जवाब देना है इसका। Done, sir. R equivalent 1/R1 plus 1/R2. 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R प्लस 1/R2। ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, रेजिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा, वही पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा। And E equivalent is equal to E1/R1 plus A2/R2. नहीं, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़, Sir, minus होगा बीच में. माइनस आएगा सर, सो नीचे वाली बैटरी का साइन अप। हाँ, मतलब इसके जगह पे बेसिकली इसे हम कनेक्ट कर रहे हैं एक रेजिस्टर से इस तरह से सपोज, तो ये दोनों आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन में होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे पोलैरिटी ऑपोजिट है, तो यहाँ पे हम मॉड पुट कर देंगे और डिपेंड करेगा दोनों बैटरी के पोलैरिटी का कि E1 R1 बड़ा है या E2 R2 बड़ा है। तो सपोज मैं आपको देता हूँ एक क्वेश्चन, ठीक है, कि हमारे पास, चिन्मय आप जवाब दीजिएगा कि एक बैटरी है, एक दूसरा बैटरी है, R1 2 ohms, E1 10 volt, R1 1 ohms, E2 6 volt। तो इसे मैंने कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टर R के साथ, ठीक है। तो आपका काम है बताना है कि बैटरी का प्लस माइनस साइड किस किस तरफ होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा, और बैटरी का पोलैरिटी प्लस साइड लेफ्ट की तरफ होगा या माइनस साइड लेफ्ट की तरफ होगा। सर प्लस साइड लेफ्ट की तरफ होगा प्लस साइड लेफ्ट की तरफ होगा, सही। और वैल्यू 1 वोल्ट होगा एंड रेजिस्टर्स का 3/2 R बाय मतलब 2/3 ओम्स होगा। हाँ सही। तो यहाँ पे ये जो पोलैरिटी देख रहे हैं दोनों का ऑपोजिट है, तो ई इक्विवेलेंट जो होगा वो मॉड ऑफ E1 R1 माइनस E2 R2 होगा। सो बेसिकली ई इक्विवेलेंट इज E1 दैट इज 10/2, E2 दैट इज 6/1। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 10/2 से बड़ा 6/1 होगा, तो इस पे तो मॉड पुट है, तो यहाँ पे तो इक्विवेलेंट हम 1 वोल्ट लिख देंगे। लेकिन जब बैटरी ड्रॉ करने का बारी आएगा तो 6/1 को हम अपना स्टैंडर्ड मानेंगे और हम इस तरह से बनाएंगे, और इसमें जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाएंगे तो दो हमारे पास है, ये दोनों पैरेलल में है, तो R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा R1 R2 R1 प्लस R2 हो जाएगा, दैट इज 2 into 1 upon 2 plus 1। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट जो आएगा वो 2/3 आ जाएगा। So I hope there's no problem in this। तो यहाँ पे शक्ति आप बता सकते हैं कि यदि कैपिटल R में मैक्सिमम पावर जनरेट हो रहा है तो कैपिटल R का वैल्यू कितना है? सर 2/3R। वेरी गुड। देखिए एक टॉपिक यहाँ पे रह गया, दैट इज कॉल्ड एज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। ठीक है, कि हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं, एक दो सेल्स नहीं है, लाइक बहुत m into n cells, let's say we have m into n cells, ठीक है, मतलब m rows n columns, इस तरह से हमारे पास we have got large number of cells, like just let me draw the diagram कि we have say एक सेल है, इसके बगल में दूसरा, सब सेम पोलैरिटी का, ठीक है। इस तरह से सेल है और इधर की तरफ भी बहुत सारे सी ऑल द सेल्स आर आइडेंटिकल, जितने भी सेल्स हैं ये सब के सब जो है आइडेंटिकल है। और हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है इक्विवेलेंट, ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है यहाँ पे। और देयर आर मेनी सेल्स, से देयर आर m रोज, यहाँ पे m रोज हैं, and say there are n columns,
मतलब हर रो में n सेल्स प्रेजेंट है और आपको पता करना है इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो अब यहाँ पे क्या है, सीरीज और पैरेलल दोनों है। लेट्स से ऑल आर आइडेंटिकल सेल्स, ये भी दिया हुआ है कि ऑल आर आइडेंटिकल सेल्स। डिफरेंट होंगे तो आप कभी पता करते करते दिन से रात हो जाएगा। सो ऑल आर आइडेंटिकल, सबका ईएमएफ ई है और सबका रेजिस्टेंस जो है वो आर है। तो लेट्स डिस्कस पहले कि इस हर एक ब्रांच का क्या होगा, हर एक रो का क्या होगा। तो यहाँ पे ई ई ई और एन है, तो इस पूरे में जो होगा वो एन टाइम्स ई हो जाएगा और इस पूरे का रेजिस्टेंस जो होगा वो एन टाइम्स आर हो जाएगा। तो एक सिंगल रो में, in a single row, the EMF will be n times E and the resistance will be n times R. तो बेसिकली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह से होगा कि ये जो है सेल n टाइम्स R n टाइम्स E, इसके नीचे दूसरा सेल भी सेम n टाइम्स E n टाइम्स R, ऐसे करते करते बहुत सारे सेल होंगे, यहाँ पे तक पहुंच जाएंगे हम एन आर एन ई, और ये कनेक्टेड होगा एक्सटर्नल रेजिस्टर आर से। अब ये सब आपस में सब जो है ये पैरेलल में है, ऑल दीज आर इन पैरेलल। तो अब हमें क्या करना होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ई इक्विवेलेंट जो होता है वो हो जाएगा क्या, E1 R1 प्लस E2 R2 सो ऑन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। हाँ बाय द वे मैंने एक गड़बड़ कर दिया है, एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक हो गया है। ओहो हो, अभी मुझे रियलाइज हुआ यहाँ पे फॉर्मूला में मैंने गड़बड़ कर दिया है। गाइस मेक द करेक्शन। यहाँ पे जब मैंने कंपेयर किया आई गॉट एक वो हुआ कि डायमेंशनली इनकरेक्ट हो रहा था। ठीक है, जब मैंने फॉर्मूला कंपेयर किया यहाँ पे, ठीक है, V इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई टाइम्स आर इक्विवेलेंट। तो ये जो हो गया ये आई अपॉन 1 बाय आर इक्विवेलेंट हो गया और इधर की तरफ ये पूरा ई इक्विवेलेंट हो गया। और मैंने क्या लिख दिया, ई इक्विवेलेंट को बस ऊपर वाला टर्म लिख दिया, ये वाला टर्म बस लिख दिया, ये पूरा टर्म ई इक्विवेलेंट है। फाइन, सो आई हैव मेड द मिस्टेक, प्लीज मेक दिस करेक्शन। ठीक है, दिस इज अ वेरी बिग मिस्टेक, अनफॉरगिवेबल मिस्टेक। यहाँ पे 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 आएगा। ठीक है, सी प्लीज मेक दिस करेक्शन। यहाँ पे ऊपर से नीचे लिखने में मैंने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। ठीक है, बेसिकली जब हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये वाला टर्म ई इक्विवेलेंट होगा, यहाँ पे ये आई है और ये वाला जो टर्म है ये आर इक्विवेलेंट हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने गड़बड़ कर दिया है, प्लीज मेक दिस करेक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे ये जो हो जाएगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये आ जाएगा फॉर्मूला में। यहाँ पे भी इससे डिवाइड करेंगे 1 बाय 2 बाय 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। इज इट फाइन? यस सर। ये गड़बड़ कर दिया था, प्लीज मेक दिस करेक्शन। कंपैरिजन में मैंने कंपेयर करके और गलत लिख दिया था यहाँ पे, तो सब कुछ गड़बड़ हो गया था। तो यहाँ पे जो हमारे पास होगा ये हो जाएगा E1 R1 E2 R2 डिवाइडेड बाय 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, इस तरह से फॉर्मूला हो जाएगा। तो अब हमारे पास कितने सेल्स हैं, हमारे पास m सेल्स है। ठीक है, देयर आर m रोज और हर एक सेल का वैल्यू क्या है, n टाइम्स E n टाइम्स R। तो यहाँ पे ये E1 R1 E2 R2 हो जाएगा। तो हम क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं NE NR प्लस NE NR सो ऑन, और कितने टाइम्स लिखेंगे, m टाइम्स लिखेंगे। नीचे में हो जाएगा 1 बाय NR 1 बाय NR, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। सो NE NR ये क्रॉस हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू m टाइम्स E बाय R हो जाएगा, और नीचे में जो होगा दैट इज m इंटू 1 बाय NR कर सकते हैं यहाँ पे। इज इट फाइन? यस सर, E by N। समझ में आया ये? यस सर।
Any problem in this? सर m तो कैंसिल ही हो जा रहा है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ m। MNE नहीं आ रहा है, just let नहीं E by N आ रहा बस आंसर। सर, E by समथिंग कुछ तो रॉन्ग हो गया। let's see the calculation, यहाँ पे कैलकुलेशन बाकी सब तो सही है। Let's see the calculation, MNE आ जाना चाहिए। So ये NENR आ गया, M रोज हो गया, ठीक है। तो दिस इज NENR, ठीक है। तो M रोज है हमारे पास, तो E सर सर उनकी पोलैरिटी अलग अलग है ना, मतलब वो एक पोलैरिटी सेम है, प्लस सबका सेम साइड है। यस। पोलैरिटी तो ऑपोजिट इस तरह से होता है ना, एक इधर की तरफ होता है, एक इधर की तरफ होता है, देन इट इज ऑपोजिट पोलैरिटी। बस कैलकुलेशन मुझे देखना है, बस जो भी आंसर आएगा, यदि कैलकुलेशन सही किए होंगे तो मुझे बेसिकली आंसर याद नहीं है इस वाले पार्ट का, ठीक है। तो मुझे भी बेसिकली इन सब में कैलकुलेशन ही करना पड़ता है खुद से, आई डोंट रिमेम्बर। सो लेट्स सी, दिस इज NE, सो दिस इज NE बाय NR प्लस NE बाय NR, M टाइम्स हो जाएगा अपॉन 1 बाय NR plus 1 by NR. This is also M times. So basically what we are getting here is MNE upon NR upon M by NR, यही आ रहा है। So MN R gets cancelled out, N times E आ जा रहा है ना, सर यही आ रहा है ना। So just एक बार let me check this is the right answer or not. I guess this will be the right answer जब हमने सब कुछ सही किया है। This has to आई थिंक E by MN इट्स राइट आंसर। E by MN। यस तो हमने गड़बड़ कहाँ पे किया है, एक वैल्यू। सर, एक मिनट में मैं चेक करके बताता हूँ। हाँ एक बार देख लीजिए कैलकुलेशन में कहाँ पे क्या गड़बड़ किया है, जस्ट सी NENR। जस्ट एक सेकेंड रुक जाइए, मुझे एक बार देखा किसी ने। यस सर देख रहे हैं, 1 मिनट। हाँ एक बार देखिए तो कहाँ पे वैल्यूज में वो आ रहा है, कैलकुलेशन में ही कुछ गड़बड़ होगा। नहीं, आई गेस NE इज द राइट आंसर, जो हमने किया है ग्रुप, ये सही है। आप शायद करंट का वैल्यू बता रहे हैं क्या। बट सर फिर वो M से इंडिपेंडेंट कैसे हो गया, वो समझ में नहीं आ रहा है। तो M बेसिकली ये तो रोज है ना, हाँ ठीक है। तो इंडिपेंडेंट यदि हम दो बैटरी लेते हैं इस तरह से, ये 2 वोल्ट 1 ओम्स है, ये भी 2 वोल्ट 1 ओम्स है, ठीक है। और इन दोनों को करते हैं तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 2/1 प्लस 2/1, ठीक है। तो हम दो बैटरी ले रहे हैं और M का वैल्यू क्या है, 2 है ना। लेकिन यहाँ पे जब आंसर लाएंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस 1/1, दिस विल बी E इक्विवेलेंट। सो बेसिकली ये 2 है
दिस इज 2 + 2 4, नीचे में 1 + 1 2, तो 4/2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेल्स, 2 भी ले रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 2 वोल्ट। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी पॉइंट यदि लेते हैं तो इस ए और बी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होना चाहिए वो 2 वोल्ट होना चाहिए, क्योंकि दोनों बैटरी का ईएमएफ क्या है, 2 वोल्ट है। गेटिंग दिस पॉइंट? यस, तो गॉट इट यहाँ पे सर। यदि हम m रोज लेते हैं, यदि मैथमेटिकली नहीं देखें, यदि थ्योरेटिकली देखें, ठीक है, ये तो मैंने मैथमेटिकली किया तो मुझे लगा कि गड़बड़ आंसर आ रहा है, आई डिडंट रिमेम्बर द आंसर, बट थ्योरेटिकली देखें तो इस पूरे के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेट्स कॉल दिस एज ए एंड बी पॉइंट, तो सबके सब पैरेलल में है। तो यदि सबके सब पैरेलल में है तो वी ए बी जो होगा वो हो जाएगा, एक रो का यदि हम निकाल ले पोटेंशियल डिफरेंस, वही अगले रो का भी होगा, सारे रोज का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। यस सर। तो वही चीज यहाँ पे कर रहे थे, जब सारे रो का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो एम का तो इम्पैक्ट खत्म हो गया ना। यस सर, गॉट इट, आ तो गया सर समझ में। हाँ, ई इक्विवेलेंट जो होगा वो n टाइम्स ई आ रहा है, ठीक है। सो ये आंसर जो है करेक्ट है। बेसिकली करंट जो होगा आई जब निकालेंगे तो उसमें m और n दोनों रहेगा। सो बेसिकली आई निकालने में क्या हो जाएगा, ne हो जाएगा। और इस ne को यदि सपोज करें कि मैं इस पूरे सर्किट को एक्सटर्नल रेजिस्टर R से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ne, और इसे हम डिवाइड कर देंगे किससे, R इक्विवेलेंट प्लस R से। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनी आइडिया व्हाट विल बी द R इक्विवेलेंट हियर? हमने m/n हाँ, हमने E इक्विवेलेंट निकाल लिया, ठीक है। सपोज चलिए पहले R इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। सो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये सब के सब क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, तो बेसिकली 1/R इक्विवेलेंट 1/NR, ये m टाइम्स करना है, हमें ऐड करना है 1/NR 1/NR, m टाइम्स करना है। So basically 1/R equivalent is m/NR. So basically R equivalent will be NR by m हो जाएगा R equivalent, ठीक है। तो हमारे पास करंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा E equivalent by R equivalent plus R हो जाएगा। So E equivalent हमारे पास कितना आया था, NE आया था, आई गेस NE आया था, और यहाँ R equivalent जो होगा वो हो जाएगा NR by M plus कैपिटल R हो जाएगा। So basically we get this as MNE, okay, ये इस वाले का रिजल्ट था, ठीक है। And this is MR, this is the current। MNE जो आता है वो करंट में आता है, MR plus NR। Now my question to you is, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछ देता हूँ आपसे कि सपोज करें कि पावर जनरेशन जो है वो एक्सटर्नल सर्किट में मैक्सिमम हो, पावर जनरेशन इन एक्सटर्नल सर्किट हैज टू बी मैक्सिमम। तो उसके लिए has to be maximum, then find the ratio of m/n, कितने रोज होने चाहिए और कितने कॉलम्स होने चाहिए यदि पावर जनरेशन एक्सटर्नल सर्किट में मैक्सिमम होना है तो। सही 1:1। 1:1 नहीं, सी यहाँ पे देखिए R इक्विवेलेंट क्या है, NR/M है ना। यस सर। तो पावर जनरेशन एक्सटर्नल सर्किट में मैक्सिमम हो रहा है तो NR/M क्या होना चाहिए, कैपिटल R के बराबर होना चाहिए। तो बेसिकली m/n कितना होना चाहिए, R/R होना चाहिए। ये क्लियर है चिन्मय? यस सर। ठीक है। सो वन थिंग दैट यू हैव टू बी क्लियर अबाउट, जो मैंने मिस्टेक यहाँ पे कर दिया था व्हाइल कंपेयरिंग, ठीक है, कि पूरा फॉर्मूला जो होगा वो ये होगा, ठीक है, नॉट E1/R1, क्योंकि वो डायमेंशनली क्या हो जा रहा है, इनकरेक्ट हो जा रहा है। और कंपैरिजन में भी जो हमने डिराइव किया है
उस कंपैरिजन के हिसाब से भी गड़बड़ हमने लिख दिया है। सो प्लीज कीप दिस इन माइंड द एंटायर सो पावर जनरेटेड इन एक्सटर्नल आर होगा ना, एक्सटर्नल सर्किट में, तो फिर 0 आना चाहिए, मतलब क्यों? आर की वैल्यू 0 आएंगी ना अगर एक्सटर्नल सर्किट में अगर पावर मैक्सिमम सप्लाई कर रहा है सेल, तो आर, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस क्वेश्चन में होगा ना, मतलब हीट जनरेटेड, ये जब जनरेशन कह रहे हैं तो हम हीट कह रहे हैं। एक्सटर्नल सर्किट हैज टू बी मैक्स, एक्सटर्नल रेजिस्टर लिख देना चाहिए था, मैंने एक्सटर्नल सर्किट लिख दिया। ठीक है, माय मिस्टेक, आज बहुत दो मिस्टेक कर चुका हूं मैं। सो एक्सटर्नल रेजिस्टर मुझे पूछना था। यस सर, एक्सटर्नल रेजिस्टर, आपका आंसर सही है। जो आप यदि वो एक्सटर्नल सर्किट कह रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट करेंगे तो कैपिटल आर 0 रखेंगे तो मैक्सिमम पावर जनरेटेड होगा बैटरी से, वो आप सही कह रहे थे। एक्सटर्नल रेजिस्टर, आई वांटेड टू से एक्सटर्नल रेजिस्टर, ठीक है। यस सर, उस केस में 0 आंसर होगा जो आपने कहा है। सो ये क्लियर है आप लोगों को? यस, ठीक है, चलिए। सो विल एंड टुडे यहाँ पे ही। बेसिकली अब कुछ बचा नहीं इस चैप्टर पे। सर वो एक छोटा सा था कि वो सब पोटेंशियोमीटर में जब हम एक्सटर्नल कनेक्ट करते हैं ईएमएफ, हाँ, तो उसका भी हम पोलैरिटी सेम क्यों रखते हैं? ताकि दोनों का पोटेंशियल बराबर हो सके। ठीक है, यदि पोलैरिटी सेम नहीं रखेंगे तो दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो पाएगा। पोलैरिटी जैसे कि ये इधर के तरफ है, ठीक है, इस तरह से, और यदि हम इधर के तरफ माइनस और प्लस ले लेंगे तो नॉट टू बी एग्जैक्ट, ठीक है, जो मैं कह रहा हूं वो एक्चुअली वैसा हो नहीं रहा है, बट समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। एक्चुअली दैट इज नॉट, बट इस तरह से समझ जाते हैं लोग। तो मतलब इस तरह से है कि मान लीजिए ये करंट आ रहा है, इधर इलेक्ट्रॉन आ रहा है या पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। पॉजिटिव चार्ज इधर से एंटर करना चाहेगा इसमें, ठीक है, इधर भी कुछ जाएगा और इधर भी कुछ एंटर करना चाहेगा। तो अब यदि इसमें इधर के तरफ माइनस प्लेट होगा तो ये इसे रोक नहीं पाएगा। इधर से ऑपोजिट फोर्स सेम लगना चाहिए कि यदि इधर से पांच पॉजिटिव चार्ज इधर आया तो इधर से भी 5 पॉजिटिव चार्ज यदि क्रॉस कर लेगा तो करंट यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो करंट 0 करने के लिए यदि आप माइनस प्लेट रखिएगा तो बेसिकली वो उसको और एड अप कर देगा। 5 + 5 दोनों सेम डायरेक्शन में क्रॉस करेंगे और 10 हो जाएगा। तो बेसिकली हम जब इसे ऑपोजिट यहाँ पे भी प्लस कर देते हैं, ऑपोजिट लगा देते हैं ऐसे करके, तो यदि इधर से ये फ्लो करके इधर कुछ चार्ज आ रहा है तो इधर से भी फ्लो करके कुछ चार्ज जाएगा और दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। दिस इज जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, दिस इज नॉट व्हाट एक्चुअली हैपनिंग, बट इससे थोड़ा समझ में आ जाता है कि ठीक है, दोनों पॉजिटिव साइड है तो बेसिकली पॉजिटिव चार्ज निकल रहे होंगे। पॉजिटिव चार्ज जो एक पॉइंट को क्रॉस कर रहे होंगे बराबर नंबर में होंगे, तब जाके करंट जो होगा वो 0 होगा। इज इट फाइन शक्ति? यस सर, यही सोचा था लेकिन वो गलत लग रहा था। क्या? यही सोचा था लेकिन वो गलत लग रहा था। हाँ, बट है गलत, ये एक्सप्लेनेशन है गलत, इस तरह से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, बट समझने के लिए ये सही है। एक्सप्लेनेशन एक्चुअली है कि 2 पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो गया। ठीक है, 2 पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल सेम हो गया, इसीलिए हम पोटेंशियल को इक्वेट कर रहे होते हैं यहाँ पे। यदि हम माइनस लगा देंगे, ठीक है, यदि हम इसका ऑपोजिट लगा देंगे, यदि यहाँ पे हम वही ऑपोजिट इस तरह से लगा देते हैं तो फिर पोटेंशियल इक्वेट नहीं होगा, क्योंकि करंट इसमें इधर से रहेगा, इसमें करंट इधर से रहेगा, ये इधर जाएगा, इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल सेम नहीं हो पाएगा। यहाँ पे बेसिकली इधर से I1 करंट आएगा, यहाँ से I2 करंट जाएगा, दोनों ऐड होके I1 + I2 समथिंग इस तरह से बन जाएगा। तो इस यही कारण है। यस सर, समझ। चलिए, लेट्स स्टॉप हियर। सर हाँ ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो लेक्चर्स है वो अपलोड कर दीजिए ना यूट्यूब पर। ओके, ये वाले भी जो क्लास में कर रहे हैं हम लोग? हाँ, वो रिवीजन के लिए। ठीक है, मैं कर दूंगा आपको सारे। यस, चलिए, थैंक यू सर।